अगला प्रश्न है, कॉपर वायु में किसी नम गैस ए से अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे अपने पृष्ठ की पूरी चमक खो देता है। तो यहाँ पर देखो, कॉपर जो है वो वायु में किस नम गैस के साथ में अभिक्रिया करता है। ये गैस होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और उसकी वजह से उसके धीरे धीरे अपने पृष्ठ की यानी कि सरफेस की चमक को खो देता है। पृष्ठ हरा हो जाता है, उसकी सरफेस पर बहुत सारे ग्रीन कलर के आपको धब्बे दिखेंगे, तो जो सरफेस है वो ग्रीन हो जाती है। ए और कॉपर के पृष्ठ पर बनी हरी परत के पदार्थ को पहचानिए। तो जो ए है वो तो हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हो गई आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो आपका पदार्थ है, जो हरे रंग का पदार्थ है जो कि कॉपर की परत पर जम जाता है, वो है आपका कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। फिर पूछे आपसे, कॉपर को उसके सल्फाइड अयस्क से, ठीक है, कॉपर को उसके सल्फाइड अयस्क से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है और इस निष्कर्षण में होने वाली अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को बताना है आपको। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फाइड का जो अयस्क है वो क्या है आपका? उसका फॉर्मूला होता है Cu2s, ठीक है। तो इसको आपको वायु में गर्म करना होता है, तो इसको सिर्फ वायु की प्रेजेंस में आपको गर्म करना है, यानी ऑक्सीजन रहेगा, और इससे आपका कॉपर ऑक्साइड बनेगा और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर Cu2 है, यहाँ भी Cu2 है, S1 है, S1 है, सल्फर 1 है, O यहाँ पर 2 है, यहाँ पर O3 है। तो यहाँ पर O3 है तो हम यहाँ पर 2 कर देंगे O। जब हमने O यहाँ पर 2 किया तो यहाँ पर कॉपर भी 2 और हो जाएगा एक्स्ट्रा, 4 हो गया दोनों साइड में। जब 4 कॉपर हुआ है तो सल्फर भी यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। ये सल्फर 2 हो गया, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, सल्फर बैलेंस हो गया। लेकिन अब ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है, ये 2 और 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर केवल 2 है तो हमने यहाँ पर 3 कर दिया, 3 लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा ये रिएक्शन जो अभिक्रिया है वो हमारी बैलेंस हो गई है। अब हमें निकालना है कि कॉपर को कैसे, अभी हमारा कॉपर ऑक्साइड है, तो इस कॉपर ऑक्साइड को हम फिर से गर्म करेंगे और कॉपर अयस्क के साथ में, और तब हमारा कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को, अभिक्रिया को फिर से आपको बैलेंस करना है। यहाँ पर देखो 2 और 2 4, 4 कॉपर है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा एक ही कॉपर है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 कर लेंगे। अब ऑक्सीजन को 2 किया यहाँ पर, तो ऑक्सीजन तो 2 बैलेंस हो गया, लेकिन कॉपर कितना हो गया, 6 हो गया। 2 2 4 और 2 6, 6 कॉपर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारा सल्फर 1 है, सल्फर 1 यहाँ भी है, और ऑक्सीजन आपका 2 है और ऑक्सीजन 2 है। अब ये अभिक्रिया आपकी एक बैलेंस अभिक्रिया हो गई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आप लिखोगे, वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हानिकारक वर्ज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, आप कह सकते हो जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका निष्कासन होता है, और उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें उत्सर्जन में क्या होता है, जो हानिकारक वज्र पदार्थ है उनका निष्कासन होता है। आ गई बात समझ में? तो उसको हमने क्या कहा, उत्सर्जन। अब पूछा है, उस अंग का नाम लिखो जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है। तो आपको पता है कि जो मूत्राशय होता है, ठीक है, वो होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय क्या होता है आपका? यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। और जो आपका वृक्क होता है वो क्या होता है आपका? किडनी होता है। तो किडनी से ब्लैडर को जोड़ता है आपका जो पार्ट या जो अंग, उसको हम कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं उसको?
मूत्र वाहिनी, तो वो अंग का नाम क्या है? मूत्र वाहिनी। वो इन दोनों को जोड़ता है और फिर जो किडनी में जो मूत्र बनता है वो मूत्र वाहिनी के द्वारा ब्लैडर में आता है। ठीक है। फिर आपसे पूछा है उन दो कारकों की सूची बनाइए जिन पर पुनरावशोषित जल की मात्रा निर्भर करती है। आपको पता है कि जब किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं उनमें जब यूरिन यानी कि जो आपका मूत्र है उसका जब निर्माण होता है, आप कह सकते हो, उस समय क्या होता है कि कुछ मात्रा में जल अवशोषित होता है। ठीक है। पुनरावशोषित मतलब रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो वो क्या कारण है या वो किन पर निर्भर करता है, किन फैक्टर्स पर? कारक क्या होते हैं आपके? फैक्टर्स पर। किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर ये जो दोनों फैक्टर हैं इसमें आप लिखोगे, या जो दो कारक हैं, वो पहला कारक तो ये है कि जल कितना है आपके शरीर में, जल कितना है उस पर, यानी कि शरीर में उपलब्ध जो अतिरिक्त जल है, अतिरिक्त जल की मात्रा पर। पहला पॉइंट क्या आ गया? शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर। और दूसरा जो इस पर निर्भर करता है वो करता है कि शरीर में कितना विलेय पदार्थ वज्र उत्सर्जित करना है, कितना विलेय वज्र। ठीक है। शरीर, दूसरा आप लिख सकते हो कि कितना विलेय यानी कि जो सॉल्युबल वेस्ट है, विलेय वज्र पदार्थ उत्सर्जित करना है या निष्कासित करना है। इन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर, और दूसरा कितना विलेय यानी कि सॉल्युबल वेस्ट पदार्थ है, विलेय वज्र पदार्थ है, उसका उत्सर्जन करना है। आगे यहाँ तक समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव श्वसन तंत्र में निम्नलिखित के नाम लिखिए। पहला है आपसे वह भाग जहाँ महीन वालों और श्लेष्मा की परत द्वारा वायु को निष्कासित किया जाता है। तो वो जो भाग है हमारे श्वसन तंत्र का उसको हम कहते हैं नासाद्वार। ठीक है, या फिर नॉस्ट्रल्स। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? महीन बाल होते हैं और श्लेष्मा होता है, यानी कि जो फाइन हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है, और उससे जो है वो हमारी जो एयर है, वायु है, उसको निस्पंदित यानी कि फिल्टर किया जाता है। तो वो भाग कहलाता है आपका नासाद्वार। दूसरा पूछे आपसे वह भाग जो वक्ष गुहिका को उदर गुहिका से पृथक करता है, यानी कि जो चेस्ट कैविटी है और जो स्टमक कैविटी है उन दोनों को अलग करता है, उसको हम कहते हैं डायाफ्राम। तीसरा है वह गुब्बारे जैसी संरचनाएं जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। अंग्रेजी में इसको हम एल्वेलाई कहते हैं और हिंदी में आपको इसको लिखना है कूपिका। क्या कहते हैं इसको? कूपिका। ठीक है। फिर आपसे पूछा है श्वास नली से फुफ्फुस तक के दो बड़े वायु मार्ग। तो जो हमारा जो श्वास नली है और वहाँ से जो लंग्स में, या कि जिसको आप फुफ्फुस कहते हैं, वहाँ तक जो हमारी एयर जाती है वो किसके थ्रू जाती है? उसको कहते हैं हम श्वसनी। क्या बोलते हैं उसको? श्वसनी। ठीक है। तो अगला प्रश्न है फुफ्फुस की किन्हीं दो विशेषताओं की सूची बनाइए जो उसे श्वसन की दक्ष सतह बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको विशेषताएं लिखनी है। तो जो आपके लंग्स की यानी कि जो फुफ्फुस की जो दो विशेषताएं होती हैं, वो एक होता है इसका बड़ा क्षेत्रफल। ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो बड़ा होता है काफ़ी, यानी कि लार्ज सरफेस एरिया होता है। ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो एल्वोलाई है यानी कि जो आपके कूपिका हैं उनमें जो गैसें हैं, वायु है, उसका आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान अच्छे से हो पाता है। दूसरा जो है वो है थिन वॉल्स, यानी कि जो इसकी दीवारें हैं वो बहुत ही थिन होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे कूपिका हैं
वो बहुत थिन वॉल्स वाली होती हैं, उसकी वजह से जो गैस होती हैं वो इजीली डिफ्यूज़ कर पाती हैं, यानी कि जो हमारा खून है उसमें जो गैसों का आदान प्रदान हो पाता है बहुत आराम से हो पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी छात्र ने 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण का उपयोग करके 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के किसी बिंब के प्रतिबिंब को श्वेत पर्दे पर फोकसित किया है। यानी एक स्टूडेंट है, छात्र है, जिसने 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के जो कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण कौन सा होता है आपका, कॉनकेव मिरर, ठीक है, उसका उपयोग करके 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के किसी बिंब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, उसके प्रतिबिंब को, ये आपका इमेज होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो इमेज होता है, जो बिंब होता है वो क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है, फोकस किया। यदि बिंब की दर्पण से दूरी, यानी कि जो आपका यू दिया है यहाँ पर, बिंब की दूरी दी है, यानी क्या दिया है आपका, यू दिया है, तो निम्नलिखित के बिंब की दूरी दर्पण से 18 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी आपको v निकालनी है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि hi निकालना है। तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। देखो फार्मूला लिखोगे पहले, 1/f इक्वल्स हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। अब आपको 1/v निकालना है, तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। अब कॉनकेव मिरर दिया है, यानी कि अवतल दर्पण दिया है, तो यहाँ पर f की वैल्यू माइनस में आएगी, -12 सेंटीमीटर हो गया। u आपका 18 सेंटीमीटर है, ये तो हमेशा ही माइनस में आएगा, चाहे कोई भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, ठीक है। और जो ऊंचाई है बिंब की, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई है वो है आपकी 3 सेंटीमीटर, ये हमेशा प्लस में आता है। अब देखो 12 सेंटीमीटर फोकस है, फोकल लेंथ है, और जो यू है आपका वो है 18, यानी कि 12 दूनी 24 आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। उसके बीच में रखा है आपका बिंब या ऑब्जेक्ट, तो यानी आपकी जो इमेज बनेगी वो 24 के बाद बनेगी, यानी आपका 24 से बड़ा नंबर आएगा आंसर में। यहाँ पर ये इस तरह से आप समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि जब हमने ऑब्जेक्ट को यानी कि बिंब को फोकस और जो वक्रता केंद्र है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बीच में रखा है यहाँ पर ये 18 सेंटीमीटर पर, तो जो इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनता है वो सी के बाद में बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में बनता है। तो 1/v हो गया बराबर 1/-12 माइनस 1/-18। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे, ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने 36 लिया, 12 3 ठीक है, 12 3 यानी कि 12 3 36 हो गया, तो -3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 दूनी 36 2 हो गया। तो 1/v कितना आ गया आपका, -1/36, तो v आ गया आपका -36 यानी कि 36 सेंटीमीटर। तो देखो ये 24 से ज़्यादा है, यानी आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 36 सेंटीमीटर पर बन रहा है दर्पण से। अब आपसे पूछा है प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, यानी आपको पता है HI/HO फार्मूला होता है -v/u, तो HI निकालना है आपको, -v कितना है आपका, v है आपका 36 सेंटीमीटर यानी कि 36 सेंटीमीटर, माइनस में फिर आपका u है -18 और HO ऊपर आ जाएगा, ठीक है। HO को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा करके कहाँ ले जाएंगे हम, ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई HO। तो इसकी वैल्यू लिख लो कितनी है यहाँ पर 3। अब इसको देखो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया ये, ठीक है, 3 6 18 और 6 से 6 6 36, यानी जो HI है इमेज कैसी बन रही है आपकी, माइनस में, यानी रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी इमेज बनेगी यहाँ पर, -6 सेंटीमीटर, ये आपकी HI का आंसर आ गया। तो दोनों आंसर आपके यहाँ पर आ गए।
अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। आपको लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखनी है, यानी इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है। इस लेंस की प्रकृति लिखिए। ठीक है, फोकस दूरी यदि -10 सेंटीमीटर है तो लेंस की प्रकृति क्या होती है आपको पता है, कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है, यानी कि उत्तल लेंस हो जाता है। ठीक है, और इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी इसकी पावर आपको बतानी है। यदि किसी बिंब को इस लेंस के प्राकृतिक प्रकाशिक केंद्र से 20 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इस प्रकरण में आवर्धन का चिन्ह क्या होगा। ठीक है, इसको तो सबसे पहले तो लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखनी है आपको, यानी कि पावर ऑफ लेंस लिखना है। ठीक है, तो लेंस से जो किरणें आपतित होती हैं, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पर लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं आप, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। ये तो हो गया आपका पहले प्रश्न का आंसर। ठीक है, दूसरा है किसी लेंस की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एफ यहाँ पर है -10 सेंटीमीटर, तो एफ यानी फोकल दूरी यदि माइनस में है तो लेंस की प्रकृति बतानी है आपको, यानी कि लेंस कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। ठीक है, कॉनकेव होता है आपका अवतल, कॉन्वेक्स होता है उत्तल। तो कॉनकेव के केस में फोकस दूरी माइनस होती है, यानी कि अवतल दर्पण के केस में जो है वो फोकस दूरी माइनस में आएगी। ठीक है, किस में आएगी आपकी, अवतल लेंस जो कि हुआ कॉनकेव लेंस। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कि इसकी क्षमता की जो आपको निकालना होता है वो फॉर्मूला होता है P = 1/f, लेकिन यहाँ पर f आपका जो है वो मीटर में होता है, तो P इक्वल्स हो जाएगा आपका 1/-10 और ऊपर आप 100 कर दोगे। ठीक है, मीटर में आ जाएगा आंसर। ये आपने काट दिया तो पावर कितना आ गया आपका, P = -10 डेप्ट, ये आपका आंसर आ गया इसका। क्लियर हुआ। फिर है आपका कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को, बिंब क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र क्या हुआ आपका, ऑप्टिकल सेंटर O से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो ऑब्जेक्ट यदि आपका यानी बिंब आपका 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर है, तो यानी कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, 2f1 आप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो C पर रखा है। ठीक है, तो इस नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इस प्रकरण में आवर्धन का चिन्ह क्या होगा। तो जो आपका मैग्निफिकेशन होगा आपका वो कैसा होगा, यहाँ पर प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा, देखो यहाँ पर आपका जो मैग्निफिकेशन है, दूरी नहीं है, इमेज तो आपकी लेफ्ट साइड बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी आपकी, सीधी बनेगी। ये आपका कॉनकेव लेंस है। मैं छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश यहाँ पर करती हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर आपने ये रख दिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। मैं यहाँ पर ब्लैक पेन ले लेती हूँ। ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका F1 है और ये आपका 2f1 है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ये आपका F2 है और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 10 सेंटीमीटर है, -10 इधर लिखेंगे आप, क्योंकि ये आपका कौन सा है, लेंस कॉनकेव लेंस है, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ 20 यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, तो ये पहली रह जाएगी, सीधी चली जाएगी और ये ऐसा लगेगा आपको फोकस से होकर आ रही है, और दूसरी रेस को काटते हुए जाएगी O से, तो यहाँ पर आपका कहीं पे इमेज बनती है। तो कैसी इमेज बनती है आपकी, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी सीधी इमेज बनेगी, इसलिए मैग्नीफिकेशन आपका कैसा होगा, यहाँ पर प्लस में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करते हैं 31वां प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार आहार श्रृंखला द्वारा हानिकारक रसायन, ठीक है, आहार श्रृंखला फूड चेन हो गई आपकी,
और हानिकारक रसायन मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस, केमिकल्स, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं। मानव शरीर में इन हानिकारक रसायनों, हार्मफुल केमिकल्स की सांद्रता, कंसंट्रेशन अधिकतम क्यों होती है, मैक्सिमम क्यों होती है? तो देखो यहाँ पर आप लिखोगे कि जैसा कि तुम्हें पता है, क्लास 9th में भी तुमने ये पढ़ रखा है कि जो जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। जल किस तरह से प्रदूषित होता है, उसका एक कारण होता है या तो फसलों का रोग होता है, फसलों में कोई रोग लग गया और फसलों का रोग बचाने के लिए उस पर रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है, कीटनाशक डालने पड़ते हैं और रसायनों का, ये केमिकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है। फिर क्या होगा, ये केमिकल्स बहकर हम मिट्टी में चले जाएंगे और मिट्टी से जल स्रोत में चले जाएंगे। आ रही बात समझ में? पेड़ पौधों पर आपने केमिकल्स डाले, वहाँ से वो बह कर के मिट्टी में जाएंगे जिसमें पेड़ पौधे लगे हैं, वहाँ से वो किसी भी जल स्रोत में या वाटर बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। अब मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल और खनिज के साथ साथ अवशोषण हो जाता है। जब केमिकल्स, आपके जो रसायन हैं वो पानी में जाएंगे तो जो मिनरल्स हैं वो भी उसके साथ में, इनका भी अवशोषण हो जाएगा जल के द्वारा, ठीक है। जब जल का अवशोषण होगा पौधों द्वारा रूट्स की हेल्प से, तो ये भी रसायन चले जाएंगे और जलाशयों से ये जलीय पौधों और जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। जो वाटर बॉडी है वहाँ पर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये तरीका है जिससे कि वो आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, मतलब वो एक फूड चेन में एंटर कर गए, ठीक है। अब आप ऐसे भी समझ लो कि जिस फील्ड में आपने पहले रसायन डाल रखे हैं और फिर से उसमें दूसरी क्रॉप लगाओगे तो अभी तो वो प्लांट में आएगा ना, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो केमिकल्स भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे पानी में के साथ में। तो कुल मिला के क्या है कि ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो और फूड चेन में जैसे ही एंटर किए, मनुष्य क्या होता है, सबसे उच्च स्तर पर होता है, ठीक है। जो मनुष्य होता है वो कहाँ पर होता है, सबसे ऊपर होता है फूड चेन के अंदर। तो ये संचित होते रहते हैं, ठीक है। हर प्रत्येक पोषी स्तर पर आप कह सकते हो कि ये संग्रहित होते जाते हैं, क्योंकि आप किसी भी फूड चेन में ले लो, मनुष्य शीर्षस्थ होता है, यानी सबसे ऊपर होता है। तो हमारे शरीर में ये सबसे ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं और इसको हम, जो ये सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पहुँचते हैं, उसको हम कहते हैं जैव आवर्धन, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बढ़ करके है ना, कोई भी चीज़ मैग्नीफाइड होकर के, तो उसको कहेंगे हम मैग्निफिकेशन, हिंदी में बोलेंगे जैव आवर्धन, ठीक है।